ईरान बनाम यूएस और इजराइल की जंग का 16वां दिन और 16वें दिन में ईरान अपने पड़ोसियों पर टूट पड़ा कहना ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो आंकड़े हमारे साथी मानस लेकर आए हैं उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो समझ में आएगा कि किस स्तर के अटैक्स आज ईरान ने अपने पड़ोसी यानी अपने खाड़ी देशों पर, अरब देशों पर किए हैं। और वहाँ पर स्पेशली जो यूएस के बेसेस हैं उनको टारगेट बनाया गया है, जैसा कि ईरान की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उस पर जाने से पहले एक बात पर ध्यान देते हैं कि 15वें दिन ईरान पर भी अटैक हुआ था जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया था, और उसमें खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया गया था और उस पर बहुत बड़े पैमाने का डैमेज हुआ था, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा था, सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि ये जो अटैक्स किए गए हैं ये अमेरिका ने हमारे पड़ोसी मुल्कों के बेसेस इस्तेमाल करके किए हैं, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से इस अटैक में सहयोग किया गया है और उनके बेसिस के थ्रू किया गया है, तो अब हम इसका बदला लेंगे। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता वो ये है कि चूंकि जिन बेसिस से ये अटैक हुए हैं वहाँ पर वो काफ़ी पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पर आम नागरिक भी रहते हैं, तो हम इन अटैक्स का बदला लेंगे एक रणनीति बनाकर, ताकि उन बेसिस को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो उन पॉपुलेटेड सिटीज़ के बजाय। और उसी के बाद 16वें दिन ये जानकारी मिलती है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, यूएई में, ऐसे तमाम देशों में अटैक किया है और बहुत बड़े पैमाने का किया है। तो उस पर जाएंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ईरान पर क्या क्या अटैक्स हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरेबिया से शुरू करते हैं। जी मानस, तो सऊदी अरेबिया पर या फिर एक काम करते हैं यूएई पर, क्योंकि यूएई का स्पेशली उन्होंने नाम लिया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहाँ से उस बेसिस से हम पर अटैक हुए हैं, उन्होंने नाम तक लिया था बेस का। तो यूएई पर क्या अटैक्स हुए आज के दिन? देखिए, पहले तो यूएई पे अटैक जब शुरू हुआ था, ये अटैक ईरान का यूएई पे, तो वहीं से एक दुबई की जो छवि है पहले तो वो ख़राब होने लगी थी। बिल्कुल। और आज सुबह से यूएई पर अभी तक जो वहाँ के आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो सोर्सेज है वहाँ पे गवर्नमेंट से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं आज ईरान ने सुबह। और बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की ये पॉसिबली खैबर शिकन नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। खैबर शिकन। और ये इतनी डेंजरस मिसाइल है, इसकी मैक 4 से मैक 6 तक इसकी स्पीड है। एक मैक में हम जानते हैं कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। तो पॉसिबली ये खैबर शिकन ये 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके अलावा जो उसके जो ड्रोन जो आजकल मतलब इस जंग में जो जिसकी सबसे ज़्यादा बात हुई है, जो ईरान के जो शाहेद 136 जो ड्रोन है, रशिया का जो जेरान 2 सेम ड्रोन है वो, इनकी सबसे ज़्यादा तो 6 ड्रोन और 4 बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कुल मिला के 10 हमले अभी तक यूएई पर हुए हैं, जिनमें 4 का आंकड़ा ज्यादा बड़ा माना जाएगा क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स थी बैलिस्टिक वो, मिसाइल। क्योंकि ड्रोन्स तो हमले करते रहते हैं वो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल 4 दागना ये बड़ी बात है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में देखिए नवेद, जो वॉरहेड होता है उसका जो अगला हिस्सा होता है उसमें होते हैं विस्फोटक, जिनको जी। वॉरहेड कहते हैं। जी। और इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनमें से 1500 से 2000 किलो तक वॉरहेड मतलब जो विस्फोटक है वो ले जाने की क्षमता है। जी। अब वो आ, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो ईरान है उसने एक स्ट्रेटजी बदली है। उसने संख्या घटाई है। पहले वो खूब ज़्यादा मिसाइलें हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने संख्या घटाई और वॉरहेड पे उसने ज़्यादा फोकस किया है। तो जहां वो 10 मिसाइलों में जितना बारूद भर के भेजता था पहले, अब उतना ही बारूद वो 4 मिसाइलों में ही भेज रहा है। इससे जहां भी वो मिसाइल गिर रही है वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसको लेकर आईआरजीसी ने एक बयान भी दिया था शायद कि अब हम जो भी मिसाइल लॉन्च करेंगे उसके वॉरहेड में हम कम से कम 1 टन का पेलोड तो रखेंगे, हम जो विस्फोटक एक्सप्लोजिव रखेंगे। अच्छा, इसमें जो आपने नाम लिया खैबर शिकन, वो भी काफ़ी दिलचस्प नाम है, क्योंकि खैबर शिकन जो ईरान एक शिया मुल्क है और वहाँ पे अली हज़रत अली जो उनको पहला इमाम माना जाता है, तो उनको लेकर ये खैबर शिकन जो खैबर की उन्होंने फतेह की थी, तो उससे जुड़ा ये नाम है। आपने मिसाइल की जानकारी दी तो मुझे एक ये इसमें एक और ट्रिवियल डेटा लगा जो शेयर करने लायक लगा। अब आते हैं हम सऊदी अरेबिया पर। वहाँ पर भी चूंकि ईरान लंबे वक्त से सऊदी अरेबिया को लगातार शब्दों के जरिए टारगेट करता रहा है और कुछ एक हमलों की भी जानकारी वहाँ पर। आज वहाँ पर क्या क्या हुआ, हम ये वीडियो 15 मार्च को शूट करें तो 15 मार्च को क्या क्या हुआ? देखिए, ये तो पहले तो ज़ाहिर है कि जो इन दोनों मुल्कों के बीच की एक जो एनिमिटी है, एक जी। कुछ तो आइडियोलॉजिकल भी है, जो जी। उनका अपना कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन। जी। ईरान कहता है कि हम सबसे ताकतवर मुल्क हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, इसलिए हमें होना चाहिए। सऊदी अरब के भी अपने अपने तर्क हैं, मतलब तो हम उस पर नहीं जाएंगे। खैर, सऊदी अरब से एक जो सबसे बड़ी जो ईरान को जो अदावत, एक शब्द कह सकते हैं कि अदावत है, वो ये है कि वो अमेरिका का बहुत भरोसेमंद पार्टनर है सऊदी अरब। और खासकर वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छी बनती है।
और इसके अलावा जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जब कल हमने देखा कि जो 5 स्ट्रेटो टैंकर जो ज़मीन पे खड़े खड़े तबाह किए वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे थे, जी, यानी ये ईरान को कंफर्म था कि हम्म, सऊदी अरब अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। इससे हम्म, पहले जब वो बार बार ये कहते आए हैं कि आप पे हम हमले तभी बंद करेंगे जब आप अपने बेसेस अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना होने दें। बिल्कुल। लेकिन आज सुबह से सऊदी अरब, और ये चीज़ बात बनी नहीं कल जब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे जब 5 स्ट्रेटो टैंकर जो विमान हैं जो अमेरिका के, जब उस पे हमला हुआ तो ये बात क्लियर हो गई कि अमेरिका सऊदी के एयरबेसेस इस्तेमाल कर रहा है हमले के लिए। उसके बाद से आज सुबह जो सऊदी अरब की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ट्वीट कर लगातार जानकारी वो दे रहे थे अपने एक्स अकाउंट पे कि किस तरीके के हमले हुए। सुबह से आज अभी तक जब हम आप बात कर रहे हैं 29 ड्रोन दागे गए हैं, 29 ड्रोन। 29 ड्रोन, और ये बहुत डेडली ड्रोन्स हैं जो शाहिद और शहीद भी कहते हैं। ये जो इनके ड्रोन्स हैं ईरान के, इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत शानदार काम किया है। तो पहले 4, 10, 2, 7, 3, 1, 2 इस तरह करते करते 29 ड्रोन दागे गए हैं सुबह से अभी तक। और सऊदी अरब को खासकर जो उसके ऑयल फील्ड है, जो ईस्टर्न रीजन है, और एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि रियाद जो उसकी राजधानी है वहाँ पे ड्रोन दागे गए हैं। इस जंग की शुरुआत में रियाद में यूएस की जो एम्बेसी है उसके कॉम्प्लेक्स में भी ये ड्रोन से हमला हुआ खबरें भी आई थी जी। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि फिर से आज रियाद में 4 ड्रोन्स। उसके अलावा जो ईस्टर्न रीजन है सऊदी अरेबिया का, जहाँ ऑयल फील्ड्स हैं जो रिच हैं बहुत ऑयल में, जहाँ पे तेल के कुएं हैं काफी, वहां पे सबसे ज्यादा हमले हुए हैं आज सऊदी में। अच्छा, इसमें मानस एक चीज़ और है, क्योंकि ईरान भी कहता रहा है कि अगर आप हमारे तेल की रिफाइनरीज या इस तरह के जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी वाली, उन पर अगर आप टारगेट करेंगे तो हम भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाएंगे। तो वो एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सऊदी की तरफ जो है ईरान ने उस तरफ भी कदम बढ़ाया। और इसमें एक और चीज़ है मानस की एयर बेसेस जो हैं उसको लेकर काफ़ी उसमें रहता है, और एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी चिंताएं रहती हैं, क्योंकि वहाँ से नागरिक उड़ान भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या कुवैत को लेकर कुछ आया है इसमें, वहाँ पे के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया? देखिए, कुवैत से पहले तो 2 चीज़ें होती हैं नावेद। एयर बेस जो होते हैं वो मिलिट्री मिलिट्री यूज़ करते हैं, तो वहाँ सिविलियन जहाज़ आमतौर पर जब तक इमरजेंसी कंडीशन हो नहीं जाते, नहीं जाते हैं, जी। नहीं जाते। लेकिन जो कुवैत के जो ये जो कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुवैत सिटी में जो है वहाँ की राजधानी में, वहाँ पे 3 ड्रोन हमले हुए हैं आज सुबह से अभी तक, और पिछले 24 घंटे में वहाँ 14 ड्रोन दागे गए हैं ईरान की ओर से। अब ड्रोन के साथ समस्या ये है कि एयर बेसिस पे आप एयर डिफेंस लगा देंगे, लेकिन ड्रोन्स एक इतनी तय ऊंचाई पे उड़ते हैं कि उन वो एयर डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं एयर डिफेंस के लिए कि डिटेक्ट करना कि शायद वो बहुत छोटे हैं। लेकिन हाँ, किसी बहुत बड़े सिस्टम के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। तो आप एडवांस एडवांस सिस्टम लगा के ड्रोन को रोकने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म अभी तक नहीं है इन देशों के पास, खाड़ी देशों के पास। इजराइल चूंकि हिजबुल्लाह से, उधर गाज़ा में हमस से और तमाम से, तो वो उसकी एक स्ट्रेटजी है, माइंडसेट है, वो बना हुआ है, तो वो लड़ता आ रहा है। लेकिन इन खाड़ी देशों के पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इन देशों के पास ये कभी उस तरह की जंग में ये नहीं रहे, और ना इनको कभी उस तरीके का खतरा महसूस हुआ। प्लस अमेरिका एक प्रोटेक्टरेट की तरह इनके हमेशा रहा, तो इनको ऐसा लगा नहीं था। उन लोगों ने इसी वजह से अपना डिफेंस भी मजबूत नहीं किया, एक तरह से वो अमेरिका पर डिपेंडेंट ही रहे, डिपेंडेंट ही रहे, और अपनी एयरफोर्स पे थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया। लेकिन आप समझिए कि एक 4 लाख के ड्रोन को मारने के लिए आप $35,000 जिसकी हर घंटे की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो आप जहाज़ उड़ाना, वो कहीं से मतलब किफ़ायती तो नहीं है। तो इस तरीके से आप देखें कि हाँ, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हुआ है जो सिविलियन एयरपोर्ट है, और 3 ड्रोन्स हैं। पिछले 24 घंटे में 14 ड्रोन आए हैं, और वहाँ पे से 8 ऐसे ड्रोन थे जिनको कुवैत की डिफेंस फोर्सेज ने वो कर दिया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है हवा में ही। उसकी जो डेब्रीज गिरी हैं, जो उसके अवशेष गिरे हैं, बाकी ड्रोन से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन 3 मेंबर्स कुवैत की जो आर्मी है, कुवैत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसके 3 सदस्य इसमें घायल हुए हैं इस हमले में। 3 फौजी मतलब कुवैत की आर्मी के घायल हुए हैं इन हमलों में, क्योंकि 14 ड्रोन्स गए थे जिसमें से 8 इंटरसेप्ट हो गए, बाकियों के जो हैं वो नीचे ज़मीन तक पहुंचे। जी, इसके अलावा एक चीज़ और मानस, हम लोगों ने ये बातचीत की कि ईरान ने अरब मुल्कों पर और अपने पड़ोसी मुल्कों पर क्या हमले किए। अब हम बढ़ते हैं कि ईरान के ऊपर कौन से हमले हुए, उसकी क्या जानकारी आई है? देखिए, ईरान के ऊपर जो हमले कर रहे हैं मुख्य रूप से इजराइल और अमेरिका मिलकर जो जॉइंट अटैक कर रहे हैं। अमेरिका का जो स्ट्राइक पैकेज जिसको हम कहते हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ से वो जहाज़ उड़ते हैं। आप फ्लाइट रडार खोल के देखेंगे तो हमेशा आपको 4 से 5 स्ट्रेटो टैंकर आपको उस इलाके में उड़ते नज़र आएंगे, हमेशा उड़ रहे हैं वो। तो
सबसे पहले ईरान ने आज तेल अवीव पे अटैक किया था बैलिस्टिक मिसाइल से। बहुत डेडली अटैक था ये, काफ़ी नुकसान हुआ, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर आई, हालांकि उस पर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तेल अवीव पे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। उसके ठीक बाद जो इसराइल से उड़ने वाले जहाज़ों ने और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले फाइटर जेट्स ने मिलकर मैदान एरिया जो वेस्ट ईरान में पड़ता है वहाँ पे स्ट्राइक की है। और इस एरिया से जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, जो भी वहाँ की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है ईरान की, वो बहुत मतलब बहुत भयावह वो विजुअल्स हैं कि बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें कई लोग घायल हैं, कई सिविलियंस भी घायल हैं। तो सिविलियन कैजुअलिटी हर वॉर की सबसे बड़ी कीमत होती है कि सिविलियन, आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो शायद पा लेंगे, लेकिन वो सिविलियन कैजुअलिटी है और वो जो दिमाग पे जो उसके एक दाग है उस आम आदमी के, वो शायद मिटाना मुश्किल होता है। इसके अलावा जो बासित जो उनकी इंटेलिजेंस फोर्स है आईआरजीसी की, ये बहुत ही शानदार फोर्स मानी जाती है मिलिट्री के लिहाज से। जनरल कासिम सुलेमानी आपको याद होगा जब थे, तो उनको भी अमेरिका ने असैसिनेट उनको अमेरिका ने असैसिनेट किया बगदाद एयरपोर्ट के जैसे ही वो बाहर निकले थे। ये कहा जाता है कि कासिम सुलेमानी जिस तरह के मिलिट्री जनरल थे, वो कोई आपको वॉर स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। उन्होंने एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाई थी और हर तरह के लोगों को लेके, उसमें हमास भी था, उसमें हिजबुल्ला भी था, और इस अलग अलग माइंडसेट के लोगों को एक चेन ऑफ कमांड के अंडर लाना, कहते हैं कि ये जनरल कासिम सुलेमानी के ही, मतलब वो एक वही कर सकते थे, उन्हीं की लेगेसी है। वो ये उन्हीं की लेगेसी है। जो बासिज जो उनकी इंटेलिजेंस है आईआरजीसी की कुछ फोर्स के वो चीफ थे उस समय जब उनकी मौत हुई। तो उसके सीनियर कमांडर्स की मौत हुई है इस मैदान के एयर स्ट्राइक में। इसके अलावा हमदान जो एक जगह है ईरान में, हमदान में आईआरजीसी का कहा जाता है कि टेलीकॉम जो कम्युनिकेशंस होती हैं आपस में, जो कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आप शायद मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन पे बात करें, लेकिन मिलिट्री कमांडर्स कभी भी टेलीफोन पे बात नहीं करें, उनकी अपनी सिक्योर लाइन होती है। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में भी इस तरह हमारी सिग्नल स्कोर है, उसका काम होता है कि दो अधिकारियों या दो चेन ऑफ कमांड के बीच कम्युनिकेशन लाइन बनाना। जैसे ही वो कम्युनिकेशन पूरा हुआ, उस कम्युनिकेशन लाइन को तोड़ देते हैं, तोड़ दिया जाता है। और वो होती भी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होती है ताकि उसको कोई टैप ना कर सके। तो हमदान में जो टेलीकॉम हब था आईआरजीसी का, उसमें हमला हुआ है आज। आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स की मौत की खबरें सामने आई हैं। और इसके अलावा अभी तक हम देखें तो अभी रात को दोनों ओर से हमेशा पहले ये कहा जाता है कि आज हम सबसे तगड़ा हमला करेंगे। तो आज अमेरिका से भी कहा जा रहा है कि आज हम ये करेंगे, उधर से कह रहे हैं कि आज हम ये करेंगे। आईआरजीसी ने धमकी दी है कि हम नेतन्याहू को जहां होगा ढूंढ कर मारेंगे, इस तरह की उन्होंने बात कही है। और बेंजामिन नेतन्याहू अभी कुछ समय पहले, जैसा आपने बताया लोगों को, कि वो एक किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीते नज़र आए। तो ये वॉर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बढ़ रही है, इसमें पहली बात कि कोई मीडिएशन की कोशिश अभी तक मुझे नहीं दिख रही। इनिशिएट ही नहीं किया किसी ने, और कोई अगर इनिशिएट करेगा भी तो अमेरिका एक ऐसा, मतलब वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो माइंडसेट है वो शायद ही किसी की सुने। वो मतलब जिस तरीके से, क्योंकि ये कई लोग कह रहे हैं कि वो बिना गलत असेसमेंट से वो वॉर में चले गए, ईरान को कम आका उन्होंने, जो कि सच होता हुआ दिख भी रहा है। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान का मिलिट्री जखीरा इतना बड़ा हो चुका है। इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल उसने बना रखी है हाइपरसोनिक, जिसका हमारे न थार्ड के पास कोई तोड़ है, न पेट्रियट के पास, न आयरन डोम के पास, न डेविड स्लिंग के पास। इन चारों जो उन्नत सिस्टम है दुनिया के सबसे, उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है जो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बहुत कम आंक लिया ईरान को, और उसका खामियाजा हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा, चाहे वो इजराइल की साइड हो, चाहे वो ईरान की साइड हो, मिलिट्री का नुकसान पैसे से हो रहा है, आप रिसोर्सेज का नुकसान, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें सिविलियंस को उठाना पड़ रहा है। और उसके बाद जब खबरें आती हैं कि स्कूल को निशाना बनाया गया, सैकड़ों बच्चियों की मौत हो जाती है, तो ये खबर पूरे दुनिया के स्तर पर सभी लोगों को दुख देती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साथ में आपने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की कि उन्होंने आकलन सही तरह से नहीं किया। जो मेरा व्यक्तिगत इसमें एनालिसिस है वो मुझे यही लगता है कि उनको शायद ये उम्मीद थी, ये अंदाज़ा था उनका कि जैसे ही हम उनके सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी को उनकी हत्या कर देंगे, उनका असैसिनेट कर देंगे उनको, तो उसके बाद शायद ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा और वो रिटेलिएशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके सीधे उलट हुआ।
और उनका असैसिनेशन होने के बाद ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है वो एक अलग स्तर का, और उस पर चर्चाएं हो रही हैं और बिल्कुल उसमें खबरें तो बन ही रही हैं। साथ में आपने ये जो पूरी डिटेल्स बताई मानस, उस पर मेरा एक और चीज़ पर ध्यान गया कि जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो अरब नेशन हो, आप यूनाइटेड अरब अमीरात को ले लीजिए, आप उसमें सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, या और भी कोई जो पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के जो इस हमले में अपने बेसिस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं अमेरिका इसराइल को, तो यहाँ पर मेरा ध्यान जाता है उन यूरोपियन देशों के बीच जिन यूरोपीय देशों ने अमेरिका के अलाई होने के बाद, उनके दोस्त होने के बाद उनको सीधे मना कर दिया कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ ने जिन्होंने अलाउ किया उन्होंने भी ये कहा कि आप डिफेंस पर्पस के लिए आप कर सकते हैं, ऑफेंस के लिए यानी सीधे अटैक धावा बोलने के लिए आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो उनके ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं वो सीधे इसका विपरीत कर रहे हैं और इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई में वो भी इसी तरह के फिर अटैक्स करता है, जो डिफेंसिव ऑफेंसिव, अब आप उसको जिस भी श्रेणी में डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये पूरा आज का जो 16वां दिन था जंग का, ईरान इजराइल यूएस के बीच जो जंग जारी है उसका जो 16वां दिन था, उसका पूरा लब्बो लुआब था, जो जिसकी पूरी डिटेल में जानकारी पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथी मानस आपके लिए लेकर आए थे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर प्रशांत है, देखते रहिए ललन टॉप।